जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहानी विदाई लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई बार आदमी संवेदनाओं में बहकर गलत लोगों पर विश्वास कर अपना सब कुछ लुटा बैठता है। पर आदमी धन तो कमा सकता है, लेकिन शरीफ आदमी का जीवन मर्यादा हनन होने पर मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे मामले रिश्तों के चैन में देखने को मिलते हैं। रिश्तों के चैन में हम कई बार देखते हैं कि ठग किस्म के लोग कैसे हंसते खिलखिलाते परिवार की खुशियां लूट लेते हैं। लुटेरी दुल्हन के तो आपने कई किस्से कहानियां सुने होंगे। यह कहानी ऐसे ही बहुत कुछ सच्चाई, तनिक कल्पना, सुलभता, अनुभव और कहानी के ताने बाने में रची बुनी कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी विदाई। गांव के कच्चे पक्के खंडहर और मड़ई नुमा घरों के गांव की शुरुआत में सुखी राज का दो भागों में बटा पक्का मकान पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। पूरे गांव में कौतूहल का बाजार गर्म था। छोटे बड़े सभी बहुत खुश थे। वर्षों से पलंग में सिमटे सुखी राज पर पड़े पड़े आनंदित हो रहे थे। उन्हें अपार खुशी मिल रही थी। आनंदित हो भी क्यों न हो, शहर में पढ़े बढ़े और इंजीनियर पोते के ब्याह की बात जो थी। गांव वालों के लिए शहर की बारात में शामिल होने को लेकर उत्सुकता थी। गांव से शहर बारात जाने की मुख्य वजह थे सुखी राज, जिन्हें अपना क्रियाक्रम तक करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। दूसरों के सहारे जीवन चल रहा था। इन्हीं सुखराज का आज्ञाकारी बेटा नरेश पिता की खुशी के लिए शहर और गांव एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोग नरेश की तारीफ के पुल बांध रहे थे। यह सब कुछ सुखी राज की खुशी के लिए हो रहा था। पलंग में सिमटे सुखी राज की खुशी का ठिकाना न था। वे अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो सकते थे। पोते की बारात में जाने के लिए अनशन पर बैठ गए थे। कुछ बुजुर्ग गांव के लोगों एवं मेहमानों के समझाने पर वे मान तो गए, पर बारात में न जाने का गम उनके माथे पर पढ़ा जा सकता था, और नरेश की आंखों के आंसू भी। दूल्हे अभिषेक के बाप एक वसूल पसंद इंसान थे। दहेज को नरपिशाच मानते थे। वे अपनी इकलौती बेटी के ब्याह के लिए बहुत ढंग के थे। दहेज लोभी उनके सामने इतनी बड़ी मांग रख देते थे कि उन दरिंदों की मांग घर बेचने पर भी पूरी तरह की जा सकती थी। कुंटल भर मांस, चिकन, 1 कुंटल मछली, अंग्रेजी ब्रांडेड वाइन,
महंगी वाली 4 व्हीलर, इसके बाद दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली हर छोटी बड़ी चीजें। बेटी जितनी ऊंची शिक्षित थी, उतनी बड़ी दहेज की मांग से घबराकर नरेश बाबू ने बिटिया रानी का अंतरजातीय विवाह कर दिया और लड़कों के ब्याह में दहेज न लेने की कसम ले लिया। गांव से सुबह 4 बजे ढोल धमाके के साथ चमड़े की वस्तुओं के लिए एवं अपने रेलवे नेटवर्क के लिए मशहूर कानपुर शहर के लिए बारात बस और कार से निकल पड़ी। यूनिवर्सल प्रोविंशियल स्टेट के सुदूर गांव से 500 किलोमीटर दूर था शहर कानपुर। लग्जरी बस में सवार बाराती बस से मानपुर शहर में समय से पहले तो पहुंच गए थे, पर बड़े शहर के हाईवे के जालों में बुने शहर की भूल भुलैया जैसी सड़कों के बीच रास्ता भूलकर दूसरी सड़क पर बस आगे निकल गई थी। पर जल्दी ही ड्राइवर को समझ आ गया कि चूक हो गई है और बस सड़क के किनारे लगा लिया। नरेश बाबू ने समधी बुद्धनाथ से कई बार संपर्क साधने की कोशिश किए, पर फोन बंद हो जाता। बस रास्ते में फंस चुकी थी। आखिरकार नरेश बाबू ने एक बार फिर मोबाइल फोन लगाया। बस रास्ते में फंस गई है। फोन तो बुद्धनाथ ने उठाया, पर ये क्या? दुल्हन उर्मी के बाप बुद्धनाथ बहुत भद्दे तरीके से बोले, मेरे पास टाइम नहीं है। दुल्हन की दूल्हे के बाप के साथ बेरुखी और ऐसी बेहुदगी भरी बात अशुभ संकेत थी। बस फंसी हुई थी। दूसरी ओर दूल्हे की कार पहुंच चुकी थी 500 किलोमीटर दूर। बारात शहर कानपुर तो पहुंच चुकी थी और दुल्हन का बाप ऐसे बदतमीजी के साथ अपने समधी के साथ फोन पर बात किया। उनका मन एक पल को तो हुआ कि बारात लेकर लौट जाएं, पर शरीफ आदमी साहब इज्जत पर फना होना जानता है। नरेश बाबू ने वही किया। लड़की के बाप को चाहिए था 2 बाल्टी पानी लेकर शहर के मुख्य मार्ग से बारात स्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर 2 लड़कों को बिठा देना था, जो बहुत दूर भी तो नहीं था। पर दुल्हन का बाप बुद्धनाथ रास्ता तक बताने को तैयार न था। रास्ता बताने से मना कर दिया। राहगीरों एवं गूगल मैप के सहारे बस बारात सामियाने तक तो पहुंच गई थी। द्वार पूजा हुई। बाराती अपनी अपनी मर्यादा में रहकर थिरके भी। नरेश बाबू भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नरेश बाबू ने ठुमके लगाए। जलपान की व्यवस्था थी। लड़की के बाप के दोस्त मिस्टर निगम आगे पीछे दिखे। लड़की के बाप लड़के के बाप से बात करना भी उचित नहीं समझे। जब तक शादी तय नहीं हुई थी, तब तक दुल्हन का बाप बात बात पर बोलता, भाई साहब आपका आदेश।
भाई साहब आपका आदेश, और अब बारात पहुंचने पर इतना बड़ा अनादर। ब्याह की तारीख तय होने के तुरंत बाद बुद्धनाथ ने नरेश से बात तक करना बंद कर दिया। हर छोटी बड़ी बात के लिए लड़की के माँ बाप अभिषेक से पूछते और अपने मन माफिक करते अभिषेक के ऊपर थोप देते। नरेश बाबू स्वयं आगे बढ़कर बात करते तो बुद्धनाथ कहता, अभिषेक जी ने कहा, लेने देने क्या, खाना बनेगा क्या, पहनना है क्या, सब अभिषेक जी की मर्जी से। पता नहीं क्या झूठ था क्या सच। बारात शहर में पहुंचते ही मिस्टर बुद्धनाथ द्वारा नरेश बाबू और बारात का अपमान साफ साफ झलकने लगा था। बुद्धनाथ न जाने कौन सा भांग का गोला या जड़ी बूटी खिलाकर अभिषेक को कटप्पा जैसा गुलाम बनाकर माँ बाप घर परिवार के अरमानों का कत्ल करने के लिए तैयार कर लिया था। ब्याह की तैयारी पूरी हो गई। लड़की के साथ बुद्धनाथ ने लड़के को भी ब्याह के मंडप में बिठा लिया, पर वर पक्ष को कोई जानकारी न थी। न लड़की वालों की तरफ से कोई जानकारी दी गई, न ही कोई औपचारिक बुलावा तक कोई नहीं आया। नरेश बाबू के बहनोई, दामाद, मामा पक्ष के लोग हतप्रभ थे यह देखकर कि लड़की वाले न लड़के के फूफा, न मामा, न जीजा, यहाँ तक कि लड़की के बाप को भी नहीं पूछ रहे हैं। सब कुछ लड़की वाले अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे बिहार में होने वाला उठौआ ब्याह की रीति निभा रहे हों। सब माथा ठोक रहे थे। सगे संबंधियों को ही नहीं, दूल्हे के बाप को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेगानी शादी में आ गए हों। नरेश बाबू का छोटा भाई आश्चर्यचकित था। लड़की के बाप के रवैये से। छोटा भाई और छोटा बेटा के ब्याह के लिए अपनी परीक्षा दांव पर लगा दिया था। स्वतंत्र कुमार को रात में ब्याह संपन्न होने के तुरंत बाद परीक्षा देने जाना था, वह भी 600 किलोमीटर दूर। मालवा अंचल। पूरे ब्याह की जिम्मेदारी स्वतंत्र कुमार ने ही अपने ऊपर उठा लिया था। घर के जितने लोग थे नौकरी के सिलसिले में शहर में थे, शहर से बहुत दूर थे, गांव से बहुत दूर थे। उसे भी लड़की का अपराधी किस्म का बाप भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, जबकि सब कुछ स्वतंत्र कुमार ने ही देखा था, सुना था। और स्वतंत्र कुमार ने एक तरह से शादी भी तय किया था, उससे भी बुद्धनाथ ने कोई तवज्जो नहीं दिया। शादी शांति पूर्वक बीत जाए, इसी उधेड़-बुन में नरेश बाबू थे। दहेज से कोई सरोकार तो था नहीं। दुल्हन का बाप आंख उठाकर देखने को भी तैयार न था, जबकि ब्याह की बातचीत के शुरुआती दौर में नरेश बाबू ने कह दिया था कि भाई साहब हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, दूर की बारात है, बारातियों के खाने ठहरने की आरामदायक व्यवस्था कर देना और कुछ नहीं चाहिए। बुद्धनाथ ने किया बिल्कुल विपरीत। बारात 5 बजे से पहले गानपुर पहुंच चुकी थी। आखिरकार नरेश बाबू के बेटे अभिषेक का ब्याह बुद्धनाथ की बेटी उर्मी
से अघोषित दबाव के साये में नरेश बाबू सगे संबंधियों के साथ में बैठ गए। ब्याह जल्दी बैठ गया। बुद्धनाथ को ब्याह बिठाने की इतनी जल्दी थी, शायद दिल में चोर था। उर्मी और अभिषेक का ब्याह पहले बौद्ध पद्धति से हुआ, इसके तुरंत बाद वैदिक रीति से भी ब्याह का मंगलाचरण पूरा होने से पहले नरेश बाबू के साथ बैठे रिश्तेदारों को खाने के लिए दुल्हन पक्ष द्वारा बुलाया गया। नरेश बाबू के दामाद ने कह दिया कि सगे संबंधी दूल्हा और दुल्हन के सगे संबंधियों के साथ खाना खाएंगे। ब्याह की प्रक्रिया जल्दी संपन्न हो गई थी। ब्याह होने के बाद वर पक्ष के लोग खाने की कुर्सियों पर आकर बैठ गए, जिसमें लड़के के बाप भी शामिल थे। पूरा 1-2 घंटा बैठे रहे। कोई खाने को पूछने वाला नहीं था। खाने के नाम पर सूखा सलाद लू में एकदम सूख चुका था, एक प्लेट में पड़ा था। बैरों से खाना मांगने पर भी टस से मस वे नहीं हो रहे थे। आखिरकार बिना खाना खाए उठना पड़ा। नरेश बाबू के बेटी दामाद की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें लू लग गई थी। वे दोनों बुरी तरह परेशान थे। छोटे बेटे स्वतंत्र कुमार को ट्रेन पकड़ना था, जो सुबह पेपर देकर आया था। रात में ही ट्रेन का सफर कर सुबह परीक्षा देने जाना था। आखिरकार वह भूखे पेट चला गया। शुगर के पेशेंट नरेश बाबू और उनके परिवार के लोगों को खाना नहीं मिला। उनका छोटा बेटा स्वतंत्र कुमार भूखे पेट ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रवाना हो गया। नरेश बाबू लू में सूखे सलाद की 2-4 टुकड़ी खाकर दवाई तो निगल लिए, पर क्या, कुछ देर बाद पेट में भयंकर दर्द उठी। वहाँ पीने तक का पानी नहीं था। बड़ी मुश्किल से रात में नरेश बाबू के दस्त से परेशान दामाद अनजान शहर में किसी दुकान से पानी की बोतलें और कुछ खाने को खरीद कर ले आए थे। उधर ब्याह होने के बाद शूटिंग हुई, फोटोग्राफी, लड़की के माँ बाप एवं कुटुंब परिवार के लोग डीजे पर फिर के दूल्हा दुल्हन को खूब नचाया गया। खाने के बहाने वर पक्ष को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था। उधर वधू पक्ष के लोग थिरक रहे थे। इधर वर पक्ष के लोग घंटे 2 घंटे खाने की प्रतीक्षा के बाद उठकर जा चुके थे। कुछ बैठे बैठे सो रहे थे, कुछ सो गए थे, क्योंकि न खाना था, न कोई खिलाने वाला। उनको जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। भूखे सोने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अनजान शहर था, जाएं तो जाएं कहाँ। लड़की वालों ने खाना शायद पहले ही खा लिया था और ब्याह के जश्न में डूबे नाचने में मस्त थे। भोर होने वाली थी। खौफजदा बाराती सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। लड़के के बाप, फूफा, जीजा, बहन पानी पीकर भूख शांत कर चुके थे। अब खाने की कोई इच्छा न थी। था तो अफसोस और पश्चाताप।
चिड़िया चहचहाने लगी थी। इसी बीच लड़की के बाप के साथ गेस्ट हाउस के लोग नरेश बाबू के पास आए। आते ही बुद्धनाथ अंग्रेजी का एक शब्द बोले, सारी। नरेश बाबू बोले, अच्छा तरीका है साहब, इज्जत के लिए बुलाओ, बेइज्जत करो, जूते मारो, फिर सारी बोल दो। खैर बर पक्ष के लोग शरीफ थे, मुंह जूठा तो कर वापस आ गए। हाँ, एक चमत्कार और हुआ। खाने की प्लेटों के नीचे एक एक लिफाफे रखे गए थे। संभवतः सभी लिफाफों में एक एक 101 रुपये रखे गए थे। 101 रुपये सभी 101 सभी लिफाफों में रखे गए थे। शायद 10-15 या 10 लिफाफे होंगे। लिफाफा संभवतः दुल्हन उर्मी के बाप ने समधी नरेश बाबू को और अन्य लोगों को अपने हाथ से देना खुद के लिए अपमानजनक माना हो। सभी ने लिफाफे बैरों को दे दिए, पर नरेश बाबू ने रख लिए थे। रिंग सेरेमनी, तिलक और पूरे ब्याह में मिली रकम अब 21,101 रुपये हो चुकी थी। खैर नरेश बाबू और उनके परिवार के लिए दुल्हन ही दहेज थी। दुख की बात तो ये थी कि दुल्हन के परिवार और बारातियों को दुल्हन के बाप बुद्धनाथ ने हाशिए पर फेंक दिया था। वधू पक्ष के लोग, जिसमें आधा दर्जन लड़कियां शामिल थी, दूल्हा भी बारात के लोगों, सगे संबंधियों कोई नहीं अपने बाप और भाई को नजरअंदाज कर रहा था। न जाने लड़की वालों ने कौन सा काला जादू कर दिया था। शादी के दिन ही अभिषेक बेगानों जैसा बर्ताव करने लगा था। बेटे में आए आकस्मिक बदलाव को देखकर नरेश बाबू हतप्रभ थे। दुल्हन पक्ष को अपार खुशी मिल रही थी, शायद इसलिए कि नया नवेला दामाद उनकी मर्जी और इशारों पर चल रहा था। नरेश बाबू के लिए यह सब विषपान लग रहा था। वे कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाह रहे थे जिससे इज्जत पर कोई दाग न लगे। लड़की के बाप थे कि नरेश बाबू की मर्यादा का दाह संस्कार किए जा रहे थे। नरेश बाबू की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुबह क्या हुई, गानपुर के ही जड़ों की टोली आ गई। 21,101 रुपये पर अड़ गए। इतनी ही तो ब्याह में पूरी रकम मिली थी। नरेश बाबू हिजड़ों के व्यंग बाण से आहत हो रहे थे। लंबी जद्दोजहद के बाद 5,100 रुपये में हिजड़े माने। उनके जाने के बाद नरेश बाबू को तनिक राहत महसूस हुई, पर वे इतनी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे कि खुलकर सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल लग रहा था। खैर अब तो अपराधी किस्म के बेटी के बाप बुद्धनाथ के जाल में फंसी चुके थे। जल्दी से जल्दी वे गानपुर और गनपुरिया समधी से दूर जाना चाहते थे। विदाई की तैयारियां होने लगी थी। घंटे भर बाद को दुल्हन को
कार में बिठा दिया गया। कार गंतव्य की ओर चल पड़ी। बस में बाराती बैठे हुए थे। खुशी की बात थी कि सभी बाराती सभ्य और शिक्षित थे। उनके लिए नरेश बाबू की इज्जत उनकी खुद की इज्जत थी। तभी तो इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। भूखे पेट कुछ बाराती सोए भी थे, पर कोई चिल्ला चोट, कोई हंगामा नहीं। सब कुछ शांति से चल रहा था। नरेश बाबू को अपना फर्ज हमेशा याद रहता था। वे लड़की के बाप को खुद से श्रेष्ठ मानते थे। नरेश बाबू बस की ओर बढ़ने लगे। तभी बारात में आए लड़के आगे बढ़कर आए और बोले, बाबू सामान तो रखना बाकी है। कैसा सामान? नरेश बाबू बोले, दुल्हन का बेड, दहेज में मिले फर्नीचर, बिस्तर, दूसरे फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और न जाने क्या क्या। सब लड़के एक स्वर में बोले। बच्चों से, लड़कों से नरेश बाबू बोले, बच्चों आप लोग बस में बैठ जाओ, घर चलो। कुछ नहीं चाहिए था, नहीं लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर चलो। हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है। बस में बैठो, नाश्ता करना रास्ते में, खाना पीना मौज से, बस में बैठो और चलो। हम तो है ना, चिंता ना करो। दहेज ही दुल्हन है, दुल्हन ही दहेज है। सभी बस में बैठ गए। इतने में जय नारायण बोले, भैया इतने बुर्बक नहीं हैं। पूरी सामान की कीमत नगद नारायण ले लिए होंगे। आजकल तो अभिषेक जैसे लड़कों की बोली लगती है। चुप करो जय बाबू, घर चलो। नरेश बाबू बगल झांकते हुए बोले। जय नारायण बोला, बाबू बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सब ऑनलाइन पहुंच जाएगा, ऑनलाइन कैश भी पहुंच जाएगा। लड़कों बस में बैठ जाओ, भैया बुर्बक नहीं है। बस अपने गंतव्य की ओर दौड़ पड़ी। दूर का सफर था। नरेश बाबू को न रात में खाना नसीब हुआ और न सुबह नाश्ता। वे तो अपने ही बेटे की शादी में बेगाने हो गए थे। नाश्ते की प्रतीक्षा करते रहे। आखिर में गेस्ट हाउस में पता किए तो पता चला नाश्ता खत्म हो गया है। नरेश बाबू चुपचाप बैठे थे। फिर जय नारायण फिर बोला, बाबू क्यों चिंता कर रहे हो? ऑनलाइन में सामान सुरक्षित घर पहुंच जाता है। अरे बुर्बक, कोई सामान नहीं है तो चिंता कैसी? नरेश बाबू बोले। क्या यार, इतनी दूर बेटे का ब्याह किए, वह भी भिखारी के घर, जो अपनी बेटी को एक बिस्तर भी नहीं दिया। दिखावा तो ऐसे कर रहा था जैसे कानपुर का राजा हो। नरेश बाबू को कान में रुई डालनी पड़ी। दुल्हन और बारात सूरज डूबने से पहले गांव पहुंच आए। दुल्हन आते ही दुल्हन देखने वाली गांव की महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी महिला
ने दुल्हन से पूछा, पापा ने क्या क्या दिया है? बहू रानी, कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा। उर्मी बेधड़क बोली, पापा सब कुछ देंगे। कब? दूसरी महिला जरा व्यंग में बोली। पापा कह रहे थे जब सेटल हो जाओगे तब। अरे नास पीटे, ये तो घर जोड़ने की पहले तोड़ने की बात कर दी। एक अन्य महिला बोली, भाग्यश्री को आराम मिल जाएगा, बेचारी पेट के घाव से परेशान रहती है। 2 जून की रोटी बहू क्या तो बनी मिल जाएगी। इतने में उर्मी बोली, मैं सास ससुर के लिए रोटी बनाने नहीं आई हूँ, अपने पति को रोटी बनाकर दूंगी। सास ससुर को क्यों दूंगी? यही संस्कार दिया दुल्हनिया तुम्हारे माँ बाप ने, एक बूढ़ी महिला बोली। क्या गलत है? उर्मी बोली। कनपुरिया दुल्हनिया के लक्षण अच्छे नहीं लगते हैं। लगता है दुल्हनिया बहुत नाच नचावेगी। महिलाएं अपना माथा कूटती हुई तुरंत उठ खड़ी हुई। अचेत सा नरेश बाबू को अलग थलग पड़ा हुआ देखकर भाग्यश्री भाग कर नरेश बाबू के पास पहुंची। पूछी, अभिषेक के पापा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। घर में पहली बहू आई है, खुशी मनाओ, उदास क्यों पड़े हो? नरेश बाबू बोले। क्या खुशी मनाएं? बहू में तो कोई संस्कार ही नहीं है। मुंह दिखाई के रस्म पर गांव की महिलाओं से ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि औरतें दांत तले उंगली दबाते हुए चली गईं। उर्मी के लक्षण अच्छे नहीं लगते। भाग्यश्री आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ पगली, सारी खुशियों पर ओले पड़ गए। अरमानों का कत्ल हो गया, जीते जी मर गया। कैसे और कौन सी खुशी मनाएं? गलत परिवार की लड़की आ गई। भगवान, जीवन भर की तपस्या भंग हो गई। ठग बुद्धनाथ ने ऐसा पासा फेंका है कि हम धन मर्यादा सब ठगा कर आ गए। लगता है गनपुरिया बाप बुद्धनाथ की बेटी उर्मी की विदाई नहीं करवा कर लाए हैं। बेटा अभिषेक की विदाई हो गई। जीवन के सारे सपने लुट गए पगली। नरेश बाबू आंसू गारते हुए बोले, घर में बहू नहीं आई है, हमारा बेटा विदा हो गया। भाग्यश्री रोते हुए बोली, बुद्धनाथ इतना घटिया इंसान होगा हम तो सोच भी नहीं सकते। बारात कानपुर से निकली ही थी कि तभी ठग बुद्धनाथ का फोन महेश के पास आया। मेरे ही भाई से ठग बोला है, भाई साहब मैं तो दहेज की हर सामान देने वाला था, पर आपके भाई साहब ने मना कर दिया था। बोले थे कि दहेज का सामान गांव लेके जाकर क्या करेंगे। गांव में दहेज के फ्रिज वॉशिंग मशीन में बकरी बांधी जाएगी, गैया बांधी जाएगी, डबल बेड और फर्नीचर पर मुर्गियों के बैठने का अड्डा हो जाएगा।
इसलिए गांव कुछ नहीं गया है। बस क्या। महेश को जैसे झटका लगा, पर वह संभला। उर्मी का ठग बाप पागल आदमी है। यह 1 रुपए का सामान नहीं, 2 भाइयों के बीच फूट डाल दिया। देखो, सब कुछ साफ साफ देवर जी से बता देना, बैंक की स्टेटमेंट दिखा देना। 1-2 करोड़ रुपया जो उर्मी के बाप ने दिया होगा, बैंक के खाते से पता लग ही जाएगा। देवर जी को भले ही नहीं पता होगा, पर संदेश कुमार को तो सब कुछ मालूम है। जब से उसकी आंख खुली है, तब से ही हम लोग उसके पालक ही नहीं, उसके माँ बाप के भी पालक हैं। ना कुछ संदेश से छिपा है, ना उसके बाप महेश बाबू से छिपा है। देखो, उर्मी के बाप की बदमाशी हमारे पारिवारिक रिश्तों में आग लगाने की चाल चल दिया। संदेश से कह देना कि अपने पापा को समझा देगा। ठग की नजर मेरे परिवार पर भी पड़ गई है। भाग्यश्री सिसकते हुए बोली, हे भगवान, कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा दे दिए। कहते हुए नरेश बाबू ने लोटा का पानी पेट में उतारते हुए बोला, बहू तन से सुंदर भले ही है, पर मन से खोटी है। बहू को देखने आई महिलाओं को उर्मी का चाल चलन अच्छा नहीं लगा है। अपराधी किस्म के उसके माँ बाप घर तोड़ने के मंत्र से कान फूंक कर विदाई किए हैं। भाग्यश्री सिसकते हुए बोली, नसीब लुट गया भाग्यवान। नरेश बाबू माथा ठोकते हुए बोले, नसीब कौन लूट सकता है, बस अफसोस है पूजा में हाथ सुलग गए। कहने को तो उर्मी पढ़ी लिखी है, सारी बातें झूठी साबित हो जाएं। उर्मी घर को मंदिर और परिवार को तरक्की के रास्ते ले जाने वाली सौभाग्यशाली बने। अब तो बस यही कामना है। बड़ी तमन्ना थी कि संस्कारवान बहू मिले, घर परिवार को साथ लेकर चले। यह तो अलग चूल्हा रोपने की तैयारी से आई है। आंखों में आंसू लिए भाग्यश्री बोली, हाँ भाग्यवान, यही दर्द सता रहा है। बुद्धनाथ के सामने कोई मांग तक नहीं रखी, बल्कि बिना दहेज की शादी की बात किए अपने वादा को निभाए भी। पर उर्मी के माँ बाप ने इतना ही बड़ी साजिश रच दी। अपने ही बेटवा के ब्याह में रोटी और पानी के लिए शहर की खाक छानी पड़ी। नरेश बाबू बोले, देखो चिंता मत करो, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है। परमात्मा की लीला मान लो। बहू समझ गई तो ठीक, वरना बुढ़ौती तो खराब ही हो गई। पूरे गांव में इज्जत का जनाजा निकलने लगा है। बहू के लक्षण देखकर तो यही लगता है बुढ़ौती हो गई खराब। भाग्यश्री आंचल में आंसू पोंछते हुए बोली,
बुढ़ौती कैसे खराब होगी भाग्यवान, अपने जीने का आसरा है। शिकायत है तो परमात्मा से बस इतनी कि कैसा न्याय है परमात्मा। गए थे बहू की विदाई करवाने, लगता है बहू की विदाई के साथ बेटवा की विदाई हो गई। अफसोस तो इस बात का है कि ठग बहु रुपया माँ बाप बेटी देकर मेरे जीवन की थाती, मेरे जीवन की खुशियाँ, जीवन का सहारा मेरा कमासुद बेटा छीन लिया। डकैतों ने भाग्य श्री कहते हुए नरेश बाबू दोनों हाथों से छाती पकड़कर खटिया के बल लेट गए। भाइयों बहनों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कृपया अपने सुझाव से अवगत कराएं। हाँ, नरेश बाबू की तरह रिश्तों के चयन में संवेदनाओं को काबू में रखकर पूरी छानबीन करने के बाद रिश्ते तय करें, ताकि कोई लुटेरा आपकी खुशियाँ न लूट सके। भाई बहनों, मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल @नंदलाल भारती 5454 को अवश्य फॉलो और शेयर करें। भाई बहनों, फिर किसी नई कविता कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।